अच्छा, ये क्लास मैं ले रहा हूँ ज़रा घर से, और थोड़ा यहाँ की स्पीड की जो नेट की जो स्पीड है वो ज़रा इतनी अच्छी नहीं आ रही, देख रहा हूँ मैं। तो इसलिए कभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ब्लर वॉबलर टाइप की महसूस हो, ऐसी आवाज़ गूंजती हुई टाइप की, या फिर वीडियो थोड़ी सी ऐसी आए, तो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाइएगा। मैं भी रुक जाऊंगा, मुझे जैसे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और उसके कुछ देर के बाद जो है वो स्पीड सही हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ज़रा लोड पड़ता है, और ये सिलसिला 10-15-20 सेकंड का होता है बस। तो अगर 10-15-20 सेकंड में कभी लेक्चर के दौरान मैं चुप हो जाऊँ तो समझ जाइएगा नेट की स्पीड ज़रा थोड़ी आगे पीछे हो रही है। अभी आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है, साफ़ आ रही है? जैसा कि आपको पता है कि हम अपना टॉपिक चैप्टर नंबर 17 का फोटोलिटिक इफेक्ट के एंड पे पहुंच चुके हैं, और उसका एक आखिरी न्यूमेरिकल मैंने कहा था पास पेपर का रह गया। लास्ट टाइम मैंने आपको उसका एग्जाम्पल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दिया था, अब सिर्फ एक न्यूमेरिकल और रह रहा है। ये हमारा वीक सेंटर की तरफ से ऑफिशियल लास्ट वीक अनाउंस हुआ हुआ है। यानी सेंटर ने वैसे तो 31st यानी आज के दिन जो है वो सेकेंड ईयर ए और बी की क्लासेस एंड करने का कह दिया है कि सेकेंड ईयर ए और बी की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, अभी मुझे आपको 16वें चैप्टर के अंदर बातचीत करनी है। कब 2 लेक्चर है 16वें चैप्टर के, एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा और एक लाइव लेक्चर मिलेगा। और चैप्टर नंबर 20 मैंने विल्सन क्लाउड और गीगा मूलर की शक्ल में कंप्लीट करा दिया है। अगर किसी का निकल गया हो तो मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, और एक्सरे और लेज़र के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें इसी वीक में ख़त्म होंगी इंशाल्लाह ताला, ताकि हम ऑफिशियली वेडनेसडे तक में ये कह सकें हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ईयर सेक्शन बी के थर्मल एक्सपेंशन के प्रॉब्लम्स रह गए थे। अगर कोई चैप्टर 11 से रिलेटेड और भी चीज़ हो तो उसे देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि चैप्टर 11 से रिलेटेड कोई और चीज़ रह गई है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बता दी जाएगी और वो भी करा दी जाएगी। अब चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 17 से रिलेटेड जो काम है वो 18 के 2 टॉपिक और 18वां चैप्टर, ये सब इस वीक में हो जाएगा। वेनेसडे तक हम अपने कोर्स के क्लोजिंग पर आ जाएंगे, यानी ख़त्म कर चुके होंगे। फिर एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला है उसके लिए मैं फिर आपकी क्लासेस ऑर्गेनाइज कर लूँगा, जिसमें ए और बी दोनों सेक्शन एक साथ होंगे, और मैं आप ग्रैंड टेस्ट किट लेके बैठेंगे और मैं आपको उससे मार्किंग कर दूँगा। हो सकता है आने वाली वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपको 2-3 दिन तशरीफ लाना पड़े और मैं आपको उसमें एमसीक्यू सारे बता दूँ। फिर भी हम हाजिर होंगे। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ में मसला आ रहा है, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है, कोई माजी का लेक्चर आपका छूट गया था वो रिकॉर्डेड आपको चाहिए, इस तरह करके हर तरीके से इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में होंगे। ठीक है। मैं आज असल में अवेल नहीं हूँ, ये 2:15 पे आज मैं क्लास लेता नहीं। 2:15 पर मुझे आज क्लास असल में लेनी पड़ी, क्योंकि ड्यू टू एक हमारे अजीज़ का इंतकाल हो गया है, और मुझे उनकी क्या कहते हैं नमाज जनाजा में शिरकत करनी है असर के वक्त, इसलिए मैं असर के बाद क्लास ले नहीं पाऊँगा। इसलिए 5:15 वाली क्लास भी नहीं ले पाऊँगा, और 6 बजे जो आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेता था वो भी नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, आज सिर्फ यही वाली क्लास है। कल इंशाल्लाह 2 क्लासें होंगी आपकी, एक जो है क्लास होती है एक रेगुलर जो होती थी, और एक क्लास जिसके अंदर मैं आपको 16वें चैप्टर का ट्रांजिस्टर का टॉपिक पढ़ाऊंगा। और कल आपको सुबह एक रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करूंगा जिसमें चैप्टर 16 की बेसिक्स होंगी, जिन्हें ज़रूर देख लीजिएगा ताकि शाम की क्लास समझ में आ जाए। आइए बगैर कोई टाइम ज़ाया के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। शाम को आपने मेरी क्लास ज्वाइन नहीं करनी, ये हमारा एक सवाल रहता है। और अच्छा, आपकी केमिस्ट्री क्लासें ऑफ हो गई हैं आपकी अब? अच्छा, तो केमिस्ट्री क्लास का टाइम आपका एंड हो गया, ठीक है। हमारे बस ये वीक है, बस जो भी जिस तरह से मैनेज होगा उसके हिसाब से करूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। द रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज़ 4,000 to 7,000 एंगस्ट्रॉम। जो आम रोशनी होती है जो हमारी आंखों पे पड़ती है जिससे हम हर चीज़ देख पाते हैं, ये 4,000 एंगस्ट्रॉन से 7,000 एंगस्ट्रॉन तक इसकी वेवलेंथ होती है। 4,000 एंगस्ट्रॉन वायलेट को कहते हैं, 7,000 एंगस्ट्रॉन रेड को कहते हैं, वायलेट से रेड। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर सरफेस इज 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर कॉपर सरफेस का वर्क फंक्शन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विल फोटो इलेक्ट्रॉन बी इमिटेड फ्रॉम कॉपर सरफेस, क्या कॉपर सरफेस में से फोलो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर उसके ऊपर ये वाली रोशनी डाली जाए तो? एक्सप्लेन योर आंसर मैथमेटिकली, अपने आंसर को मैथमेटिकली साबित करें। यानी सवाल कुछ ये है कि आपको एक कॉपर सरफेस दी गई है,
उस कॉपर सरफेस के ऊपर 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन तक की क्या डाली जा रही है, लाइट डाली जा रही है। क्या कॉपर सरफेस में इस लाइट के डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, जबकि कॉपर सरफेस का वर्क फंक्शन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब इसको जरा जल्दी से मुझे ओके कर दे, सवाल समझ में आ गया, फिर मैं आपको इसका आंसर समझाता हूँ। आंसर बड़ा आसान है इसका। ठीक है, इसके अंदर ये आपसे कह रहा है कि लिम्डा जो है उसकी वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन तक है। 4000 एंगस्ट्रॉन को 10 की पावर -10 मीटर लिखेंगे, 7000 एंगस्ट्रॉन को 7000 10 की पावर -10 मीटर लिखेंगे। एंगस्ट्रॉन को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद ये जो जीरो नज़र आ रहे हैं इनको भी 10 की पावर में डाल दें, तो ये 4 10 की पावर -7 और ये 7 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 4 10 की पावर -7 और 7 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो 4000 और 7000 एंगस्ट्रॉन थी, इसको मैंने सादा करके लिख लिया। अभी सादा करके 4 10 की पावर -7 मीटर टू 7 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, इसके अलावा वर्क फंक्शन दिया हुआ है। वर्क फंक्शन की वैल्यू 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर लें तो 7.04 10 की पावर -19 जूल हो जाएगा। ये जूल में कर, और आखिर में हमने बात लिख दी, विल फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड और नॉट। अब बताते हैं आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे नहीं होंगे। यहाँ तक के डेटा क्लियर हो गया, तो ज़रा समझाते हैं। ठीक है बेटा, मैंने बताया था अगर मेरी तस्वीर यानी वीडियो ब्लर हो या कुछ हो तो कुछ सेकंड के लिए वेट करें, सही हो जाएगा। क्या बाकी बच्चों को तस्वीर साफ नज़र आ रही है? अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ये हमारा सोल्यूशन है। हाँ भाई आमना, सही सही आ रहा है, दिख रहा है? अब वीडियो सही आ रही है? कभी भी ऐसा हो कि आपका मसला काफ़ी देर तक चल ही रहा है और हल नहीं हो रहा, आवाज़ सही नहीं आ रही है, आवाज़ का मसला चल रहा है वीडियो का, तो फ़ौरन क्लास लीव करें और फ़ौरन उसके बाद ज्वाइन करें। देखें, अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो उसकी शर्त ये होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो न्यू नॉट से बड़ी होनी चाहिए, और इसी तरह लेमडा लेमडा नॉट से छोटा होना चाहिए। लेमडा नॉट होता है कट ऑफ वेवलेंथ। तो हमें भी सवाल में क्योंकि लेमडा दिया गया है, वेवलेंथ दी गई है, तो हम लेमडा नॉट निकालेंगे। अगर हमारा लेमडा नॉट जो हम निकालें वो लेमडा से बड़ा आ जाए, लेमडा से बड़ा आ जाए, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और अगर लेमडा नॉट लेमडा से बड़ा नहीं आया, छोटा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बात हमने यहाँ लिखी, फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन यूज़ करिए क्योंकि सवाल में वेवलेंथ दी गई है। इलेक्ट्रॉन के एमिट होने के लिए लिम्डा नॉट का लिम्डा से बड़ा होना शर्त है। ठीक है, अब हम लिम्डा नॉट कैसे निकालें? हमने फाई नॉट का फॉर्मूला लगाया, फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। यहाँ न्यू नॉट को खोला सी अपॉन लिम्डा नॉट, इसके बाद लिम्डा नॉट और फाई नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फॉर्मूला बना लिम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट। यहाँ पर वैल्यू आ गई क्या कहते हैं, एच की कांस्टेंट की, सी की कांस्टेंट की और फाई नॉट की जूल वाली हुई। इन सबको सॉल्व किया तो जवाब आया 2.82 10 की पावर -7 मीटर। अब इस वैल्यू को लिम्डा नोट को आप लिम्डा से कंपेयर करके देखें तो लिम्डा की एक वैल्यू थी 4 10 की पावर -7 मीटर, और ये लिम्डा नोट की वैल्यू 2.82 10 की पावर -7 मीटर से बड़ी आ रही है। और अगर आप दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो दूसरी लिम्डा की वैल्यू थी 7 10 की पावर -7 मीटर, और ये भी लिम्डा नॉट यानी 2.82 10 की पावर -7 मीटर से ये भी बड़ी आ रही है। इसका मतलब दोनों लिम्डा लिम्डा नॉट से बड़े हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लिम्डा नॉट को बड़ा होना चाहिए था। तो आप जल्दी से बताइए, आपके पास 30 सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? शाबाश, क्योंकि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो लिम्डा से छोटी आ रही है। शाबाश, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? आपने यस और नो में जवाब देना है जल्दी से। वर्डिंग को मत पढ़ें। अच्छा, नीचे वर्डिंग पे नज़र पड़ी गई है बच्चों की। चलिए, बच्चों की खैर या नज़र पड़ गई होगी, हम अपनी बात को यहीं पे एंड करते हैं।
तो बच्चों इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लिम्डा नॉट को बड़ा होना चाहिए था। लिम्डा नॉट इस लिम्डा की वैल्यू से भी बड़ा है, और लिम्डा नॉट लिम्डा की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो ये लिम्डा नॉट इस लिम्डा की वैल्यू से भी छोटा है, और लिम्डा नॉट इस लिम्डा की वैल्यू से भी छोटा है। सिंस लिम्डा नॉट से बड़ा आ रहा है, सो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर सरफेस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ तक ओके करें, यहाँ तक समझ में आ गया सवाल। इसके साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्लाह का शुक्र है, न्यूमेरिकल्स के साथ हमारा इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब हम आपको एक टॉपिक और सिखा रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम है कॉप्टन इफेक्ट। कॉप्टन इफेक्ट के बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं और पेयर प्रोडक्शन पे एनालिसिस हैं। मैंने बुध के दिन चैप्टर नंबर 17 के अख्ताम की बात की थी, और अल्लाह का शुक्र है मैं उसके नज़दीक पहुंच रहा हूं, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनालिसिस मुझे पता है बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं। तो बुध के दिन चैप्टर 17 ऑफिशियली आपका विद न्यूमेरिकल्स के साथ वाइंड अप होगा। बुध के दिन आपका इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 भी ख़त्म हो चुका होगा, और लेज़र और एक्स रेज के जो टॉपिक्स हैं वो रिकॉर्डेड इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। आइए कॉप्टन इफेक्ट पढ़ते हैं। कॉप्टन्स इफेक्ट, ये 1922 की तकरीबन बात है, और साइंटिस्ट का नाम था आर्थर होली कॉप्टन। आर्थर होली कॉप्टन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नामी जो फिनोमेना था उसको स्टडी कर रहे थे वो, और स्टडी करने के दौरान उन्होंने इस बात को देखा कि अगर हम इंफ्रारेड का फोटोन यूज़ करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है। आम रोशनी यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है। और अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करते हैं तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मुख्तसर दो लाइनों में बयान करें तो दो लाइनों में इस तरह बयान कर सकते हैं कि एक फोटोन होगा जो अपने आप को कम्प्लीटली तौर पे डिसइंटीग्रेट कर देगा, ख़त्म कर देगा, यानी अपने आप को मुकम्मल तौर पे खर्च कर देगा। अपनी तवानाई का कुछ हिस्सा वो इलेक्ट्रॉन को देगा, और बाकी काइनेटिक एनर्जी में देगा, इलेक्ट्रॉन को मेटल में से निकाल देगा, यानी ये फोटोन नहीं बचेगा। ये बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होती है, ये बात जहन में बिठा लें। फोटोन मुकम्मल तौर पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, उसकी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो जाएगी। आर्थर होलीकॉप्टर साहब ने कहा कि क्यों ना एक्सरे का फोटोन यूज करके देखा जाए। तो उन्होंने एक्सरे का एक फोटोन लिया, जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है, देखें जरा। इस डायग्राम में उन्होंने एक एक्सरे का फोटोन लिया। एक्सरे का जो फोटोन होता है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। याद रखें, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी होता है, यानी इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ इसकी बहुत छोटी होती है, जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है वेवलेंथ बहुत छोटी है, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है। और सामने अगर आप इसको किसी मेटल से टकराना चाहते हैं तो वो मेटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फोटोन कोई मेटल एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और वो मेल्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कार्बन ब्लॉक लिया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो 3500 केल्विन तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है और मेल्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक कार्बन ब्लॉक लिया। इस कार्बन ब्लॉक के अंदर हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी दिखाया है। अब ये एक्सरे का फोटोन आएगा, इससे टकराएगा, और जब वो आगे इससे टकराएगा तो नतीजे के अंदर ये फोटोन डिसअपेयर हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी अब यहाँ कहीं इस जगह पर कोई फोटोन नहीं मिलना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल में से इजेक्ट आउट होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही रहेगा। लेकिन आर्थर होलीकॉप्टन साहब ये देख के हैरान रह गए कि मेटल में से, कार्बन ब्लॉक में से इलेक्ट्रॉन तो निकला, लेकिन साथ ही साथ में वो जो फोटोन इन्होंने दिया था वो अपनी कुछ बची कुची तवानाई लेकर स्कैटर होके जा रहा है। यानी उस फोटोन ने अपनी सारी तवानाई इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सर्फ नहीं करी, जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था, बल्कि अपनी तवानाई का कुछ हिस्सा उसने इस इलेक्ट्रॉन को दिया और इसको मेटल में से निकाल दिया, और बाकी जो तवानाई बची उसे लेकर वो यहाँ से स्कैटर्ड हो गया। बच्चों याद रखें, तवानाई फ्रीक्वेंसी से देखी जाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का यानी एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ चला गया तो इसका मतलब अब ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यानी अब जो ये फोटोन जा रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये जो न्यू डैश आपको नज़र आ रहा है ये इस न्यू से कम होगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च हो चुका है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो यहाँ वेवलेंथ कम थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है तो देखें वेवलेंथ क्या हो गई,
ज़्यादा हो गई। तो बच्चों, अगर हम इन तमाम बातों को कुछ अल्फाजों में इकट्ठा करें तो कुछ ये अल्फाज तरतीब पाते हैं कि अगर एक एक्सरे का फोटोन जाके एक कार्बन ब्लॉक से टकराता है तो वो उसे अपनी कुछ एनर्जी देता है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाता है, इजेक्ट करवाता है, और अपनी बाकी बची कुची तवानाई लेकर वो क्या हो जाता है, किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है, चला जाता है। और इस तरह जाने से उसकी फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वो कम हो जाती है, वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। और इस फिनोमेना का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने इसका नाम अपने नाम से रख दिया, और क्या नाम रखा, कॉप्टन्स इफेक्ट। और यहाँ पे जो वेवलेंथ में ये चेंज आ रहा है, पहले वेवलेंथ छोटी थी और बड़ी हो गई, इसका नाम रखा कॉप्टन्स शिफ्ट इन वेवलेंथ। सही है। क्या आपको कॉप्टर इफेक्ट समझ में आया बेटा? अगर इसको मुख्तसर करके आप दो तीन लाइनों में दिमाग में बैठाना चाहें तो बहुत आसान है। एक्सरे का फोटोन जाके टकराएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, वो कॉप्टन इफेक्ट कहलाएगा। कॉप्टन इफेक्ट से हमने कॉप्टन इफेक्ट से हमने जो है वेव पार्टिकल डुअलिटी को भी चेक कर लिया। देख लें, वेव भी जा रही है और पार्टिकल भी आ रहा है। आपने पढ़ा है ना, लाइट हैविंग डुअल नेचर। तो ये जो एक्सरे वगैरह होती हैं ये भी एक तरह की रोशनियां ही होती हैं, बस विजिबल नहीं होती। तो ये देख लें, एक्सरे वगैरह जो है ये अपनी डुअलिटी दिखा रही है, यानी वेव नेचर भी एग्जिबिट कर रही दिखा रही नजर आ रही है, और पार्टिकल भी यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें? बेटा ये बीएससी पार्ट टू का टॉपिक है, और बीएससी पार्ट टू में बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ पर ये बहुत डिटेल में इसकी डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन होती है कॉप्टन शिफ्ट इन वेवलेंथ की, बहुत बड़ी डेरिवेशन है। तो यकीनन आपके बुक वाले भी जानते थे कि इतनी बड़ी डेरिवेशन सेकंड ईयर की बाउंड्री लाइन में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने यहाँ कॉप्टन शिफ्ट इन वेवलेंथ को शॉर्ट करके बताया। तो जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे ही करना है आपने। सबसे पहले ये डायग्राम एग्जाम में बनेगी, फिर ये जो आपको मैंने अभी सब समझाया है इसका एक पैराग्राफ बनेगा। ये पैराग्राफ आपने नोट से लिखना है, यहाँ नहीं लिखूंगा थोड़ा, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाली पहले, सबसे पहले आपने इसका डायग्राम बनानी है, पैराग्राफ लिखना है, और फिर कॉप्टन शिफ्ट इन वेवलेंथ की डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और वो पॉइंट्स सारे आपको आपके नोट्स में मिलेंगे। उन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, उनकी तादाद पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पॉइंट्स सारे इस डायग्राम से रिलेटेड है। वो मैं आपको जल्दी यहाँ पे दोहरा देता हूँ, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए जरा देखें सबसे पहले पॉइंट्स क्या है, मैं जल्दी दोहराता हूँ। ये जो एक्सरे आ रहा है इसकी टकराने से पहले, सबसे पहले जो ये फोटोन आ रहा है, इस फोटोन की कुछ वैल्यूज जो है उनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। ये एक्सरे का जो फोटोन आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और जो ये टकरा के जा रहा है, स्कैटर्ड होके जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है। ठीक है। अच्छा, इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कैसे निकलेगी, एच न्यू। और ये जो टकरा के वापस जा रहा है इसकी क्या होगी, एच न्यू डैश। एच न्यू टकराने से पहले, एच न्यू डैश टकराने के बाद। ठीक है। ये दो बातें मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ, हर बात की हमें यहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ पहले कितनी थी, लेमडा, बाद में कितनी हो गई, लेमडा डैश। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ कुछ बातें लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में आइडिया हो जाए, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट कर दें। ये यहाँ जो डेटा होगा सारा ये फोटोन का है, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का डेटा। और ये डेटा दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है। बिफोर फ्रीक्वेंसी न्यू, आफ्टर न्यू डैश, बिफोर वेवलेंथ लिम्डा, आफ्टर वेवलेंथ लिम्डा डैश। ये सारे पॉइंट एग्जाम में लिखने हैं आपने प्रॉपर। अच्छा, बिफोर एनर्जी एच न्यू, आफ्टर एनर्जी एच न्यू डैश। और जो फोटोन का मोमेंटम होता है, ये टॉपिक रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया, वरना मैं आपको मोमेंटम निकाल के दिखाता, इसलिए डायरेक्ट एग्जाम में बिठा लें। एच न्यू अपॉन सी, ये फोटोन का मोमेंटम होता है। ठीक है। और
अगर आप टकराने के बाद करेंगे तो एच न्यू डैश अपॉन सी, ये जहन में बिठाना पड़ेगा, मजबूरी है। फोटोन का मोमेंटम टकराने से पहले एच न्यू अपॉन सी और एच न्यू डैश अपॉन सी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और इजाफी है, और वो है कि जो फोटोन जा रहा है उसका कुछ एंगल भी बन रहा है यहाँ पे, और वो एंगल है थीटा। यानी जो फोटोन टकरा के जाएगा वो एंगल थीटा बनाएगा, टकराने से पहले कोई एंगल नहीं होता, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मास पहले था एम नॉट, बाद में उसका मास हो जाता है एम। आप जानते हैं मास बदल सकता है अगर रफ्तार ज़्यादा हो। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ब्लॉक का हिस्सा होता है तो उसकी वेलोसिटी सिफर होती है। जी, जब इलेक्ट्रॉन ब्लॉक का हिस्सा होता है, जब इलेक्ट्रॉन ब्लॉक में होता है तो उसकी वेलोसिटी सिफर मानी जाती है, उसका मोमेंटम सिफर होता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ब्लॉक से बाहर आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है और मोमेंटम भी आ जाता है इसके पास, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। वेलोसिटी वी है और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, पहले जीरो होती है बाद में वी हो जाती है। इसकी एनर्जी कितनी होगी? टकराने से पहले एनर्जी होगी एम नॉट सी स्क्वायर, और टकराने के बाद एनर्जी होगी एम सी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस तरह से बनती है। नंबर 4, मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम को पी से जाहिर करेंगे। मोमेंटम टकराने से पहले ज़ीरो होगा और टकराने के बाद एम वी। ज़ीरो क्यों हुआ उसका मोमेंटम? इसलिए ज़ीरो हो गया क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। वेलोसिटी ज़ीरो होने से मोमेंटम ज़ीरो, वेलोसिटी भी ज़ीरो, मोमेंटम भी ज़ीरो। और ये है टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, उसका वेलोसिटी भी होती है, मोमेंटम भी होता है। और यहाँ पे पांचवा और आखिरी पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पास एक एंगल होता है फाई, ठीक है। और जो फोटोन जाता है उसके पास एंगल कितना होता है? थीटा। बताइए, सारे पॉइंट्स सब समझ में आ गए? अच्छी तरीके से देख लें सारे पॉइंट्स को। 9 पॉइंट फोटोन के हैं, 9 पॉइंट इलेक्ट्रॉन के हैं, टोटल 18 पॉइंट्स हैं। और ये 18 के 18 पॉइंट्स आपके नोट्स में लिखे हुए हैं सारे के साथ। एग्जाम में 18 के 18 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे वर्डिंग के साथ, तभी ये टॉपिक जो है ना सेकेंड ईयर के स्टैंडर्ड का बनेगा। आसान है, आप बस से पॉइंट को पढ़िएगा, सेम वर्डिंग चल रही होगी, ठीक है। आइए अब जरा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कॉप्टन शिफ्ट इन वेवलेंथ की डेरिवेशन। ये असल में जिस टेबल के ऊपर क्लास ले रहा हूँ मैं, अभी घर से क्लास ले रहा हूँ, तो इस टेबल के ऊपर लीडो बना हुआ है तो आपको लीडो नजर आएगा पीछे। आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और इस डेरिवेशन के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिखना है। और पैराग्राफ ये है कि जो फोटोन होता है एक्सरे का वो, और जो इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन ब्लॉक का, इन दोनों का जो टकराव होता है, ये टकराव इलास्टिक कोलिजन होता है। और आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों लगते हैं। Collision between X-ray photon and free electron carbon will be considered as इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब इसके अंदर दो लॉज अपना अप्लाई करने होंगे। सबसे पहला लॉ अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना टाइम बचा है क्लास के एंड होने में, उसके अंदर हमें डेरिवेशन लाजमी एंड कर लेनी है, ताकि कल हम इसके न्यूमेरिकल्स और पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनालिसिस की तरफ जा सकें, और वेडनेसडे को इंशाल्लाह 7वां चैप्टर हमारा एंड हो जाए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहती है? टकराने से पहले की एनर्जी और टकराने के बाद की एनर्जी बराबर है। टकराने से पहले फोटोन की एनर्जी ले लें, थी एच न्यू,
प्लस टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले लें m0 c²। ये सारी वैल्यूज हमने पीछे लिख दी थी। टकराने के बाद जो फोटोन स्कैटर्ड होके गया उसकी एनर्जी ले लें h⁻। टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी ले लें mc²। दोबारा सुन लें। टकराने से पहले फोटोन की एनर्जी, टकराने से पहले जो ब्लॉक है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टकराने के बाद स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, टकराने के बाद जो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी। ठीक है, इसको वहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, ये हो जाएगा h²। इनको सॉल्व करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बीएससी स्टैंडर्ड में सॉल्व की जाती हैं। तो ये जो मैं आपको कुछ थोड़े बहुत स्टेप दिखा रहा हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा ये स्टेप नहीं करता उसके नंबर नहीं कटेंगे। यानी जैसा नज़र आ रहा है आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। इक्वेशन नंबर 1, यानी कोई बच्चा कहता है सर अगर मैंने सिर्फ ये लाइन लिखकर इक्वेशन 1 करके छोड़ दिया, छोड़ दे, कोई इशू नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। तो बेटा आपने यहाँ से एच कॉमन निकाल लिया, अब आप कह सकते थे यहाँ से सी भी कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। ना करें, कॉमन ना निकालें, बस ये लिख के क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। अब मुझे यहाँ तक यस कर दें, यहाँ तक क्लियर हो गया, शाबाश जल्दी से। अब हम यहाँ पे दूसरा लॉ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू, दो लॉ लगते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे हम लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर है टकराने के बाद का मोमेंटम। अब जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि एनर्जी एक स्केलर है, इसलिए हमने एनर्जी तो लॉ डायरेक्ट लगा दिया। लेकिन मोमेंटम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर के हिसाब से देखने पड़ेंगे मामला क्या है। देखिए टकराने से पहले तो कोई मसला नहीं था, टकराने के बाद जो फोटोन जा रहा था, ये रहा फोटोन, टकराने के बाद ये फोटोन जा रहा है, और जो फोटोन जा रहा है उसका मोमेंटम था h⁻⁻c, और उस फोटोन ने बनाया एंगल, ये रहा थीटा। इस एंगल के बनने की वजह से उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये आया और एक कंपोनेंट ये वाला है, ये दो कंपोनेंट हो गए। ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर है, ये वाला वाई एक्सिस पर है, तो इनको ऐसे लिखा जाएगा h⁻⁻c cos थीटा एक्स एक्सिस के लिए, और ये वाला होगा h⁻⁻c sin थीटा। तो ये वाला जो मोमेंटम का आपको हिस्सा नजर आ रहा है वेक्टर का हिस्सा, ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ये इसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, इसका वाई कंपोनेंट है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? शाबाश, जल्दी से फिर दूसरा भी देख लें। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था mv, और इलेक्ट्रॉन जो एंगल बना रहा था वो एंगल बना रहा था फाई। तो उसका एक कंपोनेंट ये आ गया और एक कंपोनेंट यहाँ से ऐसे करके ये आएगा, ये दो कंपोनेंट हो। ठीक है, तो ये वाला एक्स एक्सिस कंपोनेंट है, इसका नाम होगा mv cos फाई, और ये वाला जो होगा ये कहलाएगा -mv cos फाई। अब यहाँ माइनस क्यों लगा, इसकी वजह भी बड़ी आसान है। वजह ये है कि ये वाला जो एरो आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट आ रहा है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है। सही, यानी इस डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, इस वजह से यहाँ माइनस लगा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो एम वी का एक्स कंपोनेंट बना mv cos फाई, एंगल फाई था। और दूसरा वाला जो बना, टाइम कम रह गया, जल्दी से एंड करना है हमें। दूसरा वाला जो आ रहा है वो आ रहा है mv cos, सॉरी 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 सॉरी, mv sin फाई, और माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे मेरा गलती से कॉस लिख दिया था, साइन ये वाई कंपोनेंट है और ये एक्स कंपोनेंट है। माइनस इसलिए आ रहा है कि ये एरो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है,
बताएं दोनों डायग्राम समझ में आ गई? ये दोनों डायग्राम जो मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी उसके साथ बनेंगी, या बाद में हम इसे अलग से बना सकते हैं, लेकिन लाजमी है। ओके, सब बच्चों को सब कुछ क्लियर हो चुका है? जल्दी से अब हमने एक मर्तबा जो है अलोंग एक्स एक्सिस पे काम करना है, एक दफ़ा वाई एक्सिस पे काम करना है। जल्दी से इक्वेशन 2 बनेगी अलोंग एक्स एक्सिस से, अलोंग वाई एक्सिस से बनेगी इक्वेशन नंबर 3। और फिर इसके बाद इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमारी क्लास में नहीं है, बीएससी पार्ट 2 में है, इसलिए हम वहाँ पे सिर्फ खाली एक जुमला लिखेंगे, और उस जुमले के बाद जो डायरेक्ट सॉल्व के बाद जो आंसर होता है वो डायरेक्ट लिखेंगे। यही हमारे इजाज़त है सेकंड ईयर के हिसाब से, जहन में रखिएगा। अलोंग एक्स एक्सिस सबसे पहले हमने फोटोन का मोमेंटम लेना है, याद रखें टकराने से पहले कोई एंगल कंसीडर नहीं किया जा रहा। सबसे पहले जो फोटोन आ रहा था वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा था, यूं करके ऐसे कर, और उसका जो मोमेंटम था वो ये था एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो था वो रेस्ट की पोजीशन में था, उसकी वेलोसिटी जीरो थी, उसके पास कोई मोमेंटम नहीं था, जीरो। टकराने के बाद आपने दोनों का ही मोमेंटम लेना है एक्स कंपोनेंट वाला, तो यहाँ से देख के लें। पहले फोटोन का मोमेंटम ये वाला, ये होता है एक्स कंपोनेंट वाला, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस, और ये वाला जो नज़र आ रहा है ये एक्स कंपोनेंट पर है, एक्स एक्सिस पर है, और ये इलेक्ट्रॉन का, ये है एम वी कॉस फाइव। इसको इसमें प्लस कर लें, एच न्यू अपॉन सी, ये हो जाएगा एच न्यू डैश सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाइव, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सही है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? हमने सबसे पहले फोटोन का मोमेंटम लिया, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और वो एच न्यू अपॉन सी था, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है ये। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम टकराने से पहले ज़ीरो माना जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो थी, और ये टकराने के बाद फोटोन का मोमेंटम हमने लिया एक्स की डायरेक्शन वाला, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम लिया हमने एक्स की डायरेक्शन वाला। इसमें ज़ीरो प्लस करने पे कोई फ़ायदा नहीं है, इन दोनों को एज इट इज़ कॉपी किया, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2 बन गई। जल्दी से यस कर दें। यहाँ तक क्लियर हो गया है? जल्दी से यस कर दें। अच्छा, इस डायग्राम को देख लें एक नज़र, क्योंकि फिर मैं अब लिखूंगा तो फिर ये डायग्राम नज़र नहीं आएगी। यहाँ अब वाई एक्सिस पे जाएंगे तो वाई एक्सिस पर यही सेम मोमेंटम जो है वाई एक्सिस पर टकराने के बाद ये वाला होगा साइन वाला फोटोन के लिए, और ये माइनस वाला होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन के लिए और प्लस वाला उसके लिए। अच्छा भाई, अब हम आएंगे अलोंग वाई एक्सिस। अगर अलोंग वाई एक्सिस की बात करें आप, तो टकराने से पहले क्योंकि फोटोन एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर उसका मोमेंटम लेंगे ज़ीरो, क्योंकि जब कोई चीज़ एक्स पर और वाई पे ना हो तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होता है। कोई भी चीज़ एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, सही है, वाई पे लाई नहीं कर रही तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये फोटोन एक्स एक्सिस पर था, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव नहीं था, इसलिए इसका मोमेंटम ज़ीरो लिया जाएगा। ये फोटोन का मोमेंटम हमने ज़ीरो इसलिए लिया है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा था। और टकराने से पहले जो इलेक्ट्रॉन है जो ब्लॉक के अंदर था उसकी वेलोसिटी टकराने से पहले ज़ीरो थी, तो उसका मोमेंटम एक्स या वाई दोनों पर ज़ीरो था। ये दो ज़ीरो आए, इन दोनों को दोबारा समझ लें। ये ज़ीरो इसलिए लिया है कि फोटोन एक्स एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे नहीं था, इसलिए ज़ीरो टकराने से पहले, टकराने से पहले। और टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन का हर तरह का मोमेंटम ज़ीरो है, एक्स हो वाई हो जेड हो। ठीक है, अब टकराने के बाद इनके मोमेंटम है एक्स और वाई पर। जो फोटोन है उसका मोमेंटम है एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, और दूसरे वाले का है माइनस एम वी साइन फाई। ये है टकराने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन का और ये है फोटोन का। जीरो में जीरो प्लस करें कोई फायदा नहीं है, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस प्लस माइनस एम वी
साइन फाई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। वो 2 थी, ये 3। बताएं यहाँ तक सब समझ में आ गया जल्दी से? 0 0 समझ में आ गया? शाबाश, जल्दी से। टकराने से पहले फोटोन का मोमेंटम इसलिए ये वाला जीरो लिया है, वाई एक्सिस पे नहीं था। ये वाला इसलिए जीरो लिया है कि इलेक्ट्रॉन का हर तरह का मोमेंटम टकराने से पहले जीरो है। ये वाई कंपोनेंट है मोमेंटम का, फोटोन का। ये वाई कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन का। सब बच्चों को क्लियर है जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं? बस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग 1 2 एंड 3 वी गेट। ख्याल रखें, यहाँ पर आपने डायरेक्ट जो जवाब है उसे एग्ज़ाम के हिसाब से डायरेक्ट लिखना है। और ये याद होना चाहिए आपको, यानी अगर आप भूल गए तो नतीजे में सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। इक्वेशन कुछ ये बनकर आती है, 1/न्यू डैश माइनस 1/न्यू इज इक्वल टू H/m0 c² 1 - cos थीटा। ये आपको रटना पड़ेगा, माजरत चाहता हूँ, रटना पड़ेगा, क्योंकि ये बीएससी पार्ट 2 में इसका सोल्यूशन है, हमारे पास नहीं है इसका सोल्यूशन इंटर के अंदर। इसलिए एग्जाम में आपने डायरेक्ट लिखनी है H/m0 c² 1 - cos थीटा। अब इसमें फाई कहाँ गया, साइन कहाँ गया, फला चीज़ कहाँ गई, फला चीज़ कहाँ गई, उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो आपने बनाया है ये फ्रीक्वेंसी में बनाया है, जबकि आपने वेवलेंथ में देना है। तो वेवलेंथ में कैसे देंगे, बहुत आसान है। यहाँ से दो सी स्क्वायर है, इसमें से एक सी निकाल कर आप क्या करें, इधर इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्ट ऐसे कर लें। ये रफ वर्क देखें, याद रखिएगा C/न्यू लेमडा के बराबर होता है। ये रफ वर्क में जहन में रखिएगा, ठीक है। तो आप एक काम कर लें, अगर सी निकाल के नहीं समझना चाहते, इस पूरे एक्सप्रेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह ये बन जाएगा C/न्यू मल्टीप्लाइंग बाय सी ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दें, एक सी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा C/न्यू डैश, एक बनेगा C/न्यू। ये एक सी मल्टीप्लाई हो रहा है H/m0 c² 1 - cos थीटा। यहाँ से एक स्क्वायर और ये सी कट जाएगा। C/न्यू डैश लेमडा डैश होता है, C/न्यू लेमडा होता है, H/m0 c 1 - cos थीटा। C/न्यू डैश लेमडा डैश है, C/, टाइम ख़त्म हो रहा है, C/न्यू लेमडा होता है, और साथ में H/m0 c 1 - cos थीटा। लेमडा डैश अपॉन लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा, एंड दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कॉप्टन शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये कॉप्टन शिफ्ट कहलाती है वेवलेंथ में। और इस फॉर्मूले के अंदर एच भी कांस्टेंट है, एम नॉट भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ खाली जो चीज़ बदलती है वो एंगल बदलता है। तो याद रखें, जो डेल्टा लिम्डा है वो सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। जो फोटोन का स्कैटरिंग एंगल होता है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे यस कर दें जल्दी से, टाइम ख़त्म हो चुका है। पूरी डेरिवेशन के लिए हो चुकी है, अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है सारे बच्चों को, ठीक है। अच्छा, अब 5:15 जो क्लास है वो आज मैं नहीं लूँगा, और जो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था वो भी नहीं लूँगा। मैंने बताया मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इंशाल्लाह कल जो है वो एज़ यूजुअल अपने टाइमिंग के हिसाब से क्लासें होंगी सारी की सारी। और कल मैं आपको सिनेमैटिकल सिखा दूंगा, और कल ही पेयर प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। वेंसडे को इंशाल्लाह हस्बे वादा 17वां चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा, और लास्ट क्लास हो जाएगी, आपका एंड हो जाएगा सारा मामला। और फिर मैं आपको बाकी चीज़ें भी रवाना करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।